अच्छा जी, लॉजिक वाला। उसके बाद हेलो सर, एक दो कॉल ग्रीटिंग्स। सर कल जो है वो आमिर हक जी के किसी चैनल पे हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि ईरान की सरकार जो है इंडिया में रहने वाली किसी महिला को बुर्का ना पहनने पर क्या सजा दे सकती है, तो इसके बारे में बताएंगे कुछ? यानी वो इंडिया में रहने वाली महिला मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? मुस्लिम है वो। और वो ईरान में है कि इंडिया में? इंडिया में है। नहीं तो फिर वो ईरान की सरकार कैसे देगी सजा? हाँ, तो इसी से कनेक्टेड संबंधित सवाल मेरा ये है कि अगर अल्लाह जन्नत और जहन्नुम का मालिक है और जो भगवान हिंदू भगवान है वो स्वर्ग और नरक का मालिक है, और जो क्रिश्चियन गॉड है वो हेल और पैराडाइज का मालिक है, तो क्या अल्लाह एक हिंदू को या नॉन मुस्लिम को वो जहन्नुम में कैसे डाल सकते हैं कि जबकि वो नमाज नहीं पढ़ते, मतलब हिंदू वगैरह जो भी पांच न ज़कात देना वगैरह वगैरह नहीं करते, तो फिर उनको वो जहन्नुम में क्यों डाल देंगे? मेरा ये जानना का सवाल देखिए, है। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आपसे ये कहूंगा कि आप लॉजिक वाला का जो नाम है ना वो हटा दें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी यानी तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपका सवाल है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल और इरेशनल है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। वो इस तरीके से है कि हम जो मुसलमान अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह सिर्फ हमारा है और जो हिंदुओं का है उनका भगवान है, ठीक है, और जनाब ईसाइयों का उनका गॉड है। हमारा सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। अगर हम ये कह रहे होते तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल ठीक होता। क्रिश्चियंस हैं, आप उनसे पूछें कि क्या गॉड सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है या सारी कायनात के लिए है, सारे इंसानों के लिए? वो कहेंगे सारे इंसानों के लिए। आप क्या कहते हैं वो आप जाने, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कायनात का मालिक और उसका बनाने वाला एक ही है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, उसको अलग अलग अंदाज से पुकारा जा सकता है एक ही। जिस चीज को आप जन्नत और जहन्नम हम कहते हैं, उसी को आप लोग जो है स्वर्ग और नर्क कहते हैं, ठीक है, उसी को हेवन और हेल कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज बदलने से चीज तो नहीं बदल जाती। मतलब अगर मैं जी उर्दू सर। बात कर रहा हूँ और सुन लीजिए मेरी हाँ, बात, अगर मैं उर्दू बात हाँ। कर रहा हूँ और इसी बात को मैं इंग्लिश में कहने लगूं, तो क्या मेरे इंग्लिश में कहने की वजह से सब कुछ बदल जाएगा? यानी अब मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि लॉजिक वाला मुझसे बात कर रहे हैं और इसी को मैं इंग्लिश में कहूं कि लॉजिक वाला इज टॉकिंग टू मी, तो अब लॉजिक वाला इज टॉकिंग टू मी का मतलब ये तो नहीं है कि लॉजिक वाला मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या इसका मतलब ये है? यस सर। यस सर। मतलब तो वही है। तो ये लैंग्वेजेस अलग अलग है ना। तो पूरी कायनात खुदा की है। जब पूरी कायनात उस मालिक की है कि जिसने मुझे और आपको बनाया है, मैं उसके रास्ते पर चलूंगा तो मुझे जन्नत देगा, नहीं चलूंगा तो नहीं देगा। आप उसके रास्ते पर चलेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं चलेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अब उसको आप जहन्नम को आप हेल कह लें या जहन्नम कह लें, डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। तो मतलब कि इस्लामिक जन्नत और जहन्नुम और हिंदू स्वर्ग और नरक और क्रिश्चियन हेल और पैराडाइज अलग अलग हैं या एक है? ये उसकी चूंकि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हमें हम उनको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते और खुद हिंदू भी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, तो उसमें जन्नत और जहन्नम का या नर्क और स्वर्ग का जो जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या आया है, आई डोंट नो। और क्या मैं उस पर यकीन रखता हूं? नो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नर्क और स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि तमाम मजाहिब में शुरू से जो पहला इंसान इस कायनात में आया है उसके साथ ये कॉन्सेप्ट इंसान को मिला है, और अलग अलग जमानों में अलग अलग कल्चर के अंदर ये कॉन्सेप्ट, अलग अलग मजहबों के अंदर ये कॉन्सेप्ट रहा है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि इस्लामिक बिलीफ में पुनर्जन्म नहीं है, यानी कि जो रूह है मरने के बाद एक मुस्लिम की किसी जगह पे जाके इंतजार करती है कयामत के दिन का, क्या यह बात सही है? एक मुस्लिम ही की बरज़ख नहीं, या हर इंसान की। मुस्लिम मुस्लिम को ना कहिए। असल में मसला क्या है लॉजिक वाला साहब, आपने क्या किया कि आपने सोचा कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मुसलमानों का जो धर्म है वो तो उनके लिए है, वो अपने धर्म के एतबार से उनका फ्यूचर तय होगा। हमारा जो धर्म है यानी आप हिंदुओं का, वो हमारे लिए है और हमारा जो फ्यूचर होगा वो हमारे एतबार से तय होगा। ऐसा नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि खुदा जो है वो पूरी कायनात के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, चूंकि वो मेरा और आपका बनाने वाला है, ठीक है।
جس طریقے سے ایک عام انسان کی جو خدا میں یقین رکھتا ہے اس کی روح آگے جا کر انتظار کرے گی، تو ایک غیر مسلم کی جو خدا میں یقین نہیں رکھتا اس کی روح بھی آگے جا کر انتظار کرے گی. پنرجنم یعنی ری انکارنیشن نہیں ہوگا، آپ کا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی روح کو بھی انتظار کرنا ہے. لیکن اگر ایک آدمی، میں فرق بتا رہا ہوں کیا ہے، ایک آدمی مرتا ہے خدا پر یقین رکھ کر تو اس کی روح علیین میں انتظار کرے گی، اور ایک آدمی مرتا ہے خدا پر یقین نہ رکھ کر، خدا کا انکار کر کے، تو اس کی روح سجین میں انتظار کرے گی. یہ دو الگ الگ جگہ ہیں. تو ان روحوں کو سیگریگیٹ کر دیا جائے گا اس اعتبار سے کہ کون خدا پر ایمان لایا، کون خدا پر ایمان نہیں لایا. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ ہندو ہیں لہٰذا ری انکارنیشن فیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے. اگر سپوز کوئی آدمی کہے کہ یہ جو 2-3 نام ہے خدا، اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ نیچر ہے. نیچر مینس جو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں جس میں ٹائم بھی ہے، لائف بھی ہے اور سارے میٹر بھی ہیں، تو کیا نیچر کے پاس کانشیسنس ہے؟ نیچر کے ایک پارٹ میں کانشیسنس ہے. کس پارٹ میں؟ جو کہ لیونگ بینگز ہیں یا پیڑ پودے ہیں یا جانور ہیں. نہیں، تو وہ تو بنانے والے نہیں ہے نا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچر نے بنایا تو کیا نیچر میں کانشیسنس ہے؟ جیسے سر، جیسے کہ میں ہوں تو میں ایک انسان ہوں، میرا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، دھڑ ہے، ٹھیک ہے، تو میں ٹھیک ہے، میرے لیکن میں ہاتھ. نے بنایا تو نہیں نا. میں نے کیا چیز بنائی ہے؟ کچھ نہیں بنائی. میں خالق، میں کریٹر نہیں ہوں نا. آپ اچھا، بھی کریٹر نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ جو کریٹر ہے وہ اس کائنات سے باہر ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی اس کی لوکیشن طے نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ کیا ہم اللہ کو، بھگوان کو، خدا کو یہ کہہ سکتے ہیں ہاں، کہ وہ نیچر ہے؟ کو. گاڈ ٹھیک کو نیچر ٹھیک مان ٹھیک سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک نیچر ہے. ہے. ہاں تو ہاں جس جی. کو بھی آپ خدا بھگوان کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا کانشیس ہونا ضروری ہے. تو کیا نیچر کانشیس ہے؟ پھر سوری سر، کانشیسنس کو ڈیفائن کر پائیں گے؟ کانشیسنس جیسے میرے اور آپ کے اندر ایک حد تک کے کانشیسنس ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے ارد گرد کا علم ہے. ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے، میرے پاس فون رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کانشیسنس سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو کیا جس کو آپ نیچر کہہ رہے ہیں اس میں کانشیسنس ہے؟ نہیں سر، کیونکہ جیسے ہمارا سپوز ٹھیک ہے، میں آپ ٹھیک ہے، باڈی ہے کانشیسنس ہمارا. نہیں ہے. کانشیسنس نہیں ہے تو کیا نیچر کریٹر بن سکتا ہے؟ نیچر کریٹر بن سکتا؟ نیچر سے تو سب کچھ آیا سر. نیچر نیچر کریٹ میں کر تو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسے چھوڑ دیجیے، نیچر سے کون سی چیز کہاں سے آئی ہے. میرے سوال کے اوپر غور کیجیے. کیا نیچر جس میں کانشیسنس نہیں ہے کریٹر بن سکتا ہے؟ یس سر. اوکے، نیچر کب سے ہے؟ نیچر بگ بینگ سے ہے. بگ بینگ سے ہے. سوری بگ بینگ سے پہلے بھی تھا، کیونکہ نیچر کا ایک چلیں پارٹ بگ بینگ ٹائم سے بھی ہے، سمے بھی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہاں. بگ بینگ سے 1 سال پہلے سے ہے. ایک ایسے ہی مان لیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ، بگ بینگ سے 1 سال ہے، یا بگ بینگ ہی لے لیں. بگ بینگ ہی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے. بگ بینگ سے نیچر ہے، اور نیچر کے پاس چوائس نہیں ہے، اس کے پاس کانشیسنس نہیں ہے. لیکن میرے اور آپ کے اور اس پوری دنیا کے، میرے اور آپ کے آنے کا، پیدا ہونے کا، کریٹ ہونے کا جو کاز ہے وہ نیچر ہے. تو میں اور آپ 21st سینچری کے اندر کائیں کو پیدا ہوئے؟ بگ بینگ کے وقت کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ چونکہ نیچر کے پاس تو کوئی چوائس تھی نہیں کہ اس نے آج ہمیں پیدا کرنے کا چوز کیا. جو تو کاز ہے، جیسے ہی کاز ہوگا ایسے ایفیکٹ ہوگا. سورج ہے تو سورج کا جو ایفیکٹ ہے وہ روشنی ہے. سورج جب سے ہے تب سے روشنی ہے. سورج نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. تو سورج کے پاس ابھی کوئی آپ چوائس نہیں ہے. رک جائیے، سورج کے ابھی پاس آپ کوئی نے چوائس نہیں ہے. ایک منٹ میری بات مکمل کر لوں. سورج کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے روشنی دے گا اس کے بعد ارادہ تبدیل اس کا کہ چلو بھائی اب آئندہ روشنی نہیں دیں گے. نہیں، سورج رہے گا تو روشنی ہوگی. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. اسی طریقے سے اگر نیچر ہمارا کاز آف کریشن ہے تو جب سے نیچر ہوگا تب سے ہماری کریشن ہوگی. لیکن ہماری کریشن اس وقت سے نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس نے بھی ہمیں کریٹ کیا اس کے اندر کانشیسنس تھا، تاکہ اس نے اپنی چوائس اور اپنے ول سے ہمیں جب چاہا اور اپنی مرضی سے ہمیں اس نے کریٹ کیا. اب بولیں. ابھی آپ نے کہا کہ میں جب مرضی چاہوں ٹیلی فون کو اٹھا لوں یا میں کسی سے بات کر سکوں، تو یہ تو ایک رسپانسونیس ہے ٹورڈز دا اسٹیمولس ہے، یعنی کہ ہماری جو سینس آرگنس ہیں انہی کے دوارا ہم یہ سب کام کر رہے ہیں. لیکن جو ڈیڈ چیزیں ہیں، میٹیریل ہے، ہارڈ ویئر ہے، ان کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کے اندر یہ نروس نہیں ہے اور اسی برین نہیں لیے ہے. وہ کریٹر نہیں ہے، اسی لیے ان کے اندر فری ول نہیں ہے.
जो डेड चीजें हैं उनके अंदर फ्री विल नहीं है, मेरे अंदर फ्री विल है, इसीलिए हमने कहा उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। आप तो इस बात को मान चुके हैं ना, डेड चीजों के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, नेचर के अंदर हाँ जी, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो नेचर हाँ अगर जी, हाँ जी। बदलना चाहे अपने आप को तो नहीं बदल सकता। लॉज ऑफ नेचर जो है, अगर ये कहें कि नहीं भाई आज से हमने काम करना छोड़ दिया, ग्रेविटी छोड़ो, ग्रेविटी छुट्टी पे चली गई 1 साल के लिए, क्या मुमकिन है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट्स द पॉइंट, कि जिसने मुझे और आपको क्रिएट किया उसका उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। दैट्स द मेरा पॉइंट। सवाल, हाँ, मेरा कहना है फॉर कि जो फॉर ये तो एग्जाम्पल ये जो लॉजिक सर, ग्रेविटी जो है वो एक एनर्जी है, और मैग्नेटिज्म एक एनर्जी है, हीट लाइट भी एनर्जी है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस पे आप बोलिए। एक अलग मसला हो गया। आप कह रहे हैं कि ये जो नेचर है इसने क्रिएट किया है। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं, जो क्रिएटर होगा उसके अंदर कॉन्शियसनेस होना जरूरी है, और आप मान चुके हैं कि नेचर में कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर आप नेचर को क्रिएटर मानेंगे तो जब जिस दिन से नेचर है उस दिन से क्रिएशन का होना जरूरी है, जैसे कि सूरज और सूरज की लाइट दोनों में एक दूसरे से आगे पीछे नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, इतनी मोटी सी बात आपको इसका नहीं समझ में आ रही? नहीं, इसका लॉजिक जवाब सर एक मैं बात देता हूँ बताइए, कि लॉजिक सर एक हमारे मिनट, मोबाइल, लॉजिक सर, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट, हमारे अच्छा अच्छा, मोबाइल में एक डिस्प्ले वाला पैनल होता है। तो आप ये समझिए कि सिर्फ उसका काम ही सिर्फ डिस्प्ले दिखाना है। तो उसी तरह से जो जिन्ना, जो भी बीइंग्स हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, बाकियों में, डेड बॉडीज में तो नहीं है। भाई वो तो प्रोटीन है, मैं भी मान रहा हूं, मैं कार्बोहाइड्रेट। कब कह रहा हूं डेड बॉडीज में कॉन्शियसनेस है? मैं कब कह रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए उसमें फ्री विल है। ठीक है। खुदा जिसने क्रिएट किया है, जो क्रिएटर है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, इसलिए कि उसके पास भी फ्री विल है। फ्री विल होना ये जरूरी है पॉइंट, जिसने हमें क्रिएट किया है। दैट्स द पॉइंट। मैं कब कह रहा हूं कि फोन में और जितने भी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं उनमें कॉन्शियसनेस है? मैंने कब कहा? मैं एक अच्छा, तो आप एग्जांपल कह रहे देता हैं हूँ कि आपको, लॉजिक सर एक मिनट, एक कॉन्शियसनेस। एग्जांपल, जी जी, एक एग्जांपल है। ये जो हमारी अर्थ है ना, ये एक एक एंगल में इसका टिल्ट है, मतलब ये 22.5 सुनामी के डिग्री है, बाद, साइड बार। साढ़े यस, बाईस डिग्री है। सुनामी के बाद, सुनामी के बाद ये डिस्टर्ब हो गया कुछ सेंटीमीटर्स में नॉर्थ पोल की तरफ। तो क्या ये जो नेचर है इसने खुद को ठीक कर लिया? उसकी वजह से कितनी डिस्टर्बेंसेस है क्लाइमेट के अंदर, इधर उधर तबाही मची हुई है, क्या इसने इस, खुद को ठीक कर लिया? इसके लिए हम श्री न्यूटन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें कॉन्शियस होती तो वो जो लोकेशन थी वो अपने आप ठीक हो जाती ना, वो हाँ, क्यों नहीं हुई ठीक अभी तक? धन्यवाद देते रहिए आप। वो खुद ठीक होना चाहे, उसके अंदर नहीं, कॉन्शियसनेस होती वो ठीक हो जाती। मेरा मतलब है उन्होंने जो लॉ बनाए हैं कि भाई कोई भी अगर सिस्टम चल रहा है तो चलता रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको आकर के रोके ना या डिविएट ना तो करे। ओके, पिछले कुछ दिनों में तो ना हुआ? आप एक्सटर्नल फोर्स के कायल हैं, आप मानते हैं एक्सटर्नल फोर्स है? यस सर, यस सर। तो उस एक्सटर्नल फोर्स में आप कॉन्शियसनेस नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, अच्छा, क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है, उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। सेंसरी, क्या लिविंग बीइंग के लिए सेंसरी ऑर्गन्स होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। ये कहां से साबित हुआ? इसकी दलील दीजिए। इसके लिए हमको अपने आसपास देखना पड़ेगा। हम जो बात कर रहे हैं, जैसे ही मैं कुछ बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में उसका एंटी मतलब आंसर एकदम से जो है आ जा रहा है। अब तो फिर कॉन्शियसनेस तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस को मेरे ख्याल से कहा जाता है। इसके बारे में बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। आपने ये कहा कि लाइफ के लिए सेंसरी क्या कहते हैं उसको, सेंस ऑर्गन्स, होना जरूरी ऑर्गन्स। है, वो हाँ, सेंसरी ऑर्गन यस, होना जरूरी है। यस सर। इस बात की क्या दलील है सिवाय आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन के? हम्म, हम परसीव करते हैं, हम देख रहे हैं, और आर्गुमेंट इंडक्शन यही हुआ तो। ना? हाँ आर्गुमेंट जी, ऑफ हाँ इंडक्शन जी हुआ ना? है ना? सर, यस सर, यस सर। ओके, आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन डेफिनेट है इंडेफिनेट है? इतना इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, सॉरी सर, इतना नॉलेज नहीं, ये इतना तो मेरे गलत को बात है। नॉलेज आप नहीं। यहाँ तक पहुंच गए और फिर अब जहाँ सॉरी सर। आपने कहा इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है आपके पास, बता नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता सर। आपने जब जब बोला कि मैं लॉजिक वाला नाम चेंज कर दूं तो मेरा खोपड़ी भन्नाट हो गया सर। ओके ओके, अच्छा देखिए अच्छा, सुनिए, एक साइड वाला सवाल है कि क्या रुक जाइए, इंसान की एक रूह मिनट, नाम की कोई एक चीज मिनट होती है भाई, सर? एक मिनट, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैंने मुफ्ती आपसे ये साहब कहा मीम था बन जाएगा इसके ऊपर। अच्छा हुआ सर, इस समय हंसी मजाक का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन की बुनियाद पर ये तय किया कि जिसमें लाइफ है उसमें
सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट, आपने कहा इतनी नॉलेज नहीं है। मैं बता देता हूँ कि आर्गुमेंट अभी आपने इनडेफिनेट होता है, आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन इनडेफिनेट होता है। अच्छा, आपको पता है, आपको द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक स्वान पता है? सर पहली बार सुन रहा हूँ ये तो, सॉरी सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो भाई एक काम करें, आसान शब्दों में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इंडक्शन और डिडक्शन में क्या फर्क होता है, आपको पता है बात? हाँ जी, इंडक्शन अगर हम किसी चीज को परसीव करते हैं या कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट हमको मिलता है, दैट इज डिडक्शन। द रिजल्ट जो हम प्राप्त करते हैं वो डिडक्शन है, और इंडक्शन है कि उसको हम ऑब्जर्व करना, मेरे ख्याल से ये जो चीज आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या आपको जैसी वो लग रही है वो हकीकतन वैसी ही होती है? 100%? नहीं 100 नहीं, 99% होती है। अगर इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन रॉन्ग हो सकता है क्या नहीं? नहीं रॉन्ग नहीं। अगर हमने काला चश्मा, नीला चश्मा पहना हुआ है तो हमको सफेद चीज नीली दिखाई देगी। तो आपकी ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा लाल है वो हरा। हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि को आप, और आपको पता नहीं कि आपकी आंख में प्रॉब्लम है, आप उसको लाली समझ रहे हैं। इसके लिए हम 100 जो है वो एक्सपेरिमेंट 100 सैंपल लेंगे और 99 सैंपल को लोग मतलब उसको लाल, 100 आदमी है, 100 के 100 लाल दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ग्रीन है। ऐसा एग्जांपल बताइए। मैं कह रहा हूँ इसी को द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक स्वान कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक स्वान। आप इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इतना जरूर है कि आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन के अंदर एरर की पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि वो इंडेफिनेट होता है और उसके अंदर गलती का इम्कान होता है, और पूरी जो साइंस है वो आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, तो आप जो है इस बुनियाद पर आप मजहब को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी दीन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि नेचर में कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वो क्रिएट नहीं कर सकता, ये बोल रहे हैं? बिल्कुल यही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं पढ़ के फिर कभी आपसे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नाम चेंज करके आइएगा। थैंक यू।